गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन कुछ दिल्ली सल्तनत के मध्यकालीन भारत से कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थोड़े हमने पहले वाले वीडियो में किया था, थोड़े इसमें देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस। दक्षिण भारत के इतिहास में उससे संगत एक विशेषता यह मिलती है कि बड़े साम्राज्यों की अपेक्षा छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए। इनका कारण था, क्या कारण था? आप लोग आंसर छुपा लीजिएगा, आंसर दिया हुआ है। तो इसका कारण था कि लोहा जैसे खनिजों का अभाव था, सामाजिक संरचना में अनेकानेक विभाजन, विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्रों का अभाव था, जल शक्ति का अभाव था। ठीक है, तो इसका आंसर दिया हुआ है। तो दक्षिण भारत में इतिहास में उससे संगत एक विशेषता यह मिलती है कि साम्राज्यों की अपेक्षा छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए। तो इनके ये कारण था क्षेत्रीय राज्यों के विकसित होने का कि विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्रों का अभाव था। ठीक, उसके बाद राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपनी राजा से। किसके निधन पर बदायूंनी ने इस प्रकार की टिप्पणी की थी? तो आप सबको पता होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक की बात कही गई थी। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक जब की मृत्यु हो गई थी तब बदायूंनी ने कहा था कि राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपनी राजा से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैनुल आबिदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है। क्या शामिल है? कौन सी विशेषता है कश्मीर की जामा मस्जिद की? तो इसमें है, आंसर दिया हुआ है, छुपा के करिएगा। फिर बुर्ज बद्ध पगोड़ाओं से समानता, बुद्ध पगोड़ाओं से समानता, ये यहाँ पे बुद्ध होगा। और फारसी शैली, इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है। तो इसमें जो है वो तीनों सही हैं। कश्मीर की जो जामा मस्जिद है उसमें बुर्ज भी बना हुआ है, उसमें बुद्ध पगोड़ाओं से समानता भी है उसकी, और वो फारसी शैली में बना हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो जहांगीर विलियम हॉकिंस के टाइम पे तो नहीं आया था। ठीक है, अच्छा सॉरी, नहीं सम्मिलित है। तो जहांगीर विलियम हॉकिंस के समय पे ही था। विलियम हॉकिंस जो था जहांगीर के शासनकाल में से मिलने गया था इनके दरबार में। और शाहजहां, टैवर्नियर, औरंगजेब मनोची और अकबर जो है सर थॉमस रॉ। तो अकबर जो है, अकबर के शासनकाल में सर थॉमस रॉ नहीं आया था। ठीक, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये जो मैप वाले क्वेश्चन ये पहले आते थे, ये अब जहाँ तक है नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती है, पीसीएस में आ सकते हैं। तो निम्नलिखित में दिया गया मानचित्र निर्दिष्ट करता है कि पहला है 1601 ईस्वी में खान देश विजय के समय अकबर का राज्य, 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के समय उसका राज्य, हैदराबाद विजय के समय औरंगजेब का राज्य, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय उसका राज्य। तो आप लोग आंसर सोचिए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1601 में खानदेश विजय के समय अकबर का राज्य। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल, कुतुब मीनार का निर्माण और पुर्तगालियों का भारत आगमन, फिरोज तुगलक की मृत्यु, इसकी घटनाओं का सही कालानुक्रम तो ये सबको पता होगा कि सबसे पहले गुलाम वंश आया था, तो उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक था जिन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया था। तो सबसे पहले देख लीजिए, पहला वाला 2 होगा, फर्स्ट नंबर पर 2 सेकंड आएगा। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है, तुगलक वंश। ठीक है, अंग्रेज़ों वाला पता ही होगा, पुर्तगाली का सबसे लास्ट में आया था जब आधुनिक भारत शुरू होता है तब। तो ये खुद हो जाएगा कि थर्ड नंबर पे पहला होगा और फोर्थ पे थर्ड। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा इसका 2, 4, 3, 1। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सॉरी ए।
आगे देखते हैं। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता, ठीक, सेकुलरिज्म में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा सदगुरु कहकर पुकारती थी? तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, देखते हैं। हुसैन शाह, जैन उल आबिदीन, इब्राहिम आदिल शाह और महमूद द्वितीय। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इब्राहिम आदिल शाह को उसकी जो प्रजा थी वो उसकी धर्मनिरपेक्षता के कारण जगत गुरु कहकर पुकारती थी मुस्लिम प्रजा। ठीक है, आगे देखते हैं। शाहजहां के बल्ब अभियान का, बल्ब नहीं होगा यहाँ पे, बल्क होगा। तो शाहजहां के बल्क अभियान का उद्देश्य था, बल्क होगा। बल्क अभियान का क्या उद्देश्य था कि काबुल की सीमा में सटे बल्क और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना, मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप तक करना और मुगलों की मातृभूमि समरकंद और फरकाना को जीतना, मुगल सीमा को वैज्ञानिक पद्धति अमुदारिया पर निर्धारित करना। तो इसका आंसर सोचिए, बताइएगा क्या होगा। इसका आंसर होगा कि काबुल की सीमा से सटे बल्क और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना। इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? तो इसमें हो दीवान ए बंदगानी, याद करिए, तुगलक मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में था दीवान ए बंदगानी, और दीवान ए मुस्तखराज बलबन के में था, ध्यान करिएगा। दीवान ए कोही अलाउद्दीन खिलजी के समय में था क्या? दीवान ए अर्ज मोहम्मद बिन तुगलक, कौन सा सही मैच करता है? ठीक है, आप लोग सोच के बताइए कमेंट बॉक्स में। तो 38 का ए, दीवान ए बंदगानी, ये तुगलक वंश में था। आगे देखते हैं। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आर्य विभाग स्थापित किया। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे थे। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सोच के बताइए। इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आर्य विभाग स्थापित किया था। ठीक, उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था? संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था? तो संभाजी के बाद कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। ठीक, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो कौन था वो जिसने हिंदी का प्रयोग किया था? बताइए। सबसे पहले रामानंद ने अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया था। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किस बाबुल मक्का किसे बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है? तो बाबुल मक्का या मक्का द्वार किसे कहा जाता है? भरूच को, कैम्बे को, कलिकट को, सूरत को। तो बाबुल मक्का कहा जाता है कैम्बे को। ठीक, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था, किसके शासन काल में किया था? बलबन के शासनकाल में, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, इल्तुतमिश के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में? बताइए किसके शासनकाल में किया था चंगेज खां ने? चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था, जो है बलबन के शासनकाल में। ठीक, उसके बाद बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान
बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान कौन था? इब्राहिम लोदी का संबंधी था। आलम खान कौन था ये बताना है, ठीक है। इब्राहिम लोदी का संबंधी था, वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। इब्राहिम लोदी का संबंधी था, उसने उससे निकाल दिया था राज्य से। दिलावर खां के पिता, जिसे इब्राहिम लोदी के हाथों क्रूर व्यवहार मिला, पंजाब प्रांत का एक उच्चाधिकारी था जो अपनी जाति के प्रति इब्राहिम लोदी के व्यवहार से अत्यधिक असंतुष्ट था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब प्रांत का एक उच्चाधिकारी था जो अपनी जाति के प्रति इब्राहिम लोदी के व्यवहार से अत्यधिक असंतुष्ट था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, धर्मठ का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया? तो इसको बताना है कि मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच, बाबर तथा अफगानों के बीच, औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच, अहमद शाह दुर्रानी तथा मराठाओं के बीच। तो धर्मठ का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच, ठीक। मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? ठीक है, तो इसमें बताना है कि जो मुगल सम्राट जहांदार शाह था उसके शासन का अंत समय से पूर्व कैसे हुआ? तो इसमें एक युद्ध में अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए, मदिरा के अत्यधिक सेवन के फलस्वरूप रोग के कारणवश उनकी मृत्यु हुई, सीढ़ी से उतरते समय फिसलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, उनके वजीर ने उन्हें गद्दी से उतार दिया था। बताइए क्या होगा इसमें? जहांदार शाह की मृत्यु कैसे हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा एक युद्ध में वह अपने भतीजे द्वारा पराजित हो गए थे और मारे गए थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा के रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरिस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। किताब ए नौरिस इब्राहिम आदिल शाह द्वारा लिखा गया था। ये सत्य है कि भारत में कव्वाली से जाने जाने वाले संगीत शैली के प्रारंभिक रूप पे थे। जो आरंभक थे कव्वाली के वो अमीर खुसरो थे। दोनों में से कौन सा सही है? तो ये दोनों सही है, ठीक है, ये दोनों सही है। कव्वाली जो है अमीर खुसरो ने प्रारंभ की थी और मुस्लिम संतों की प्रशंसा रचित की तो किताब ए नौरिस इब्राहिम आदिल शाह द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो सबको पता है कि वो चौगान में क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिर गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। सबको पता होता है ये होगा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नरसिम्हा सुलुभ ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सुलुभ वंश का आरंभ किया। वीर नरसिम्हा ने अंतिम सुलु शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। वीर नरसिम्हा के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत राय थे। तो इसमें बताइए कौन सा सही है? इसमें जो है 2 मिनट का टाइम है, बताइए जल्दी से। इसमें जो है सारे क्वेश्चन सही हैं, सारे जो हैं ऑप्शंस वो सही हैं। उसके बाद दिल्ली के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? दिल्ली के तुगलक वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय और नासिरुद्दीन महमूद। नसरत शाह कौन था? तुगलक राजवंश के अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। अहमद शाह के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। मुगल सेना ने दौलताबाद किला ध्वस्त कर दिया और अहमदनगर के निजाम उल मुल्क की हत्या करा दी, ठीक है। फतेह खान ने निजाम उल मुल्क की राजगद्दी छीन ली। 1631 में मुगलों के साथ युद्ध में मलिक अंबर पराजित हुआ और संपूर्ण राज परिवार मुगल सेना द्वारा मार दिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया गया था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे 52 क्वेश्चन। सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
जो बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। गुरु अर्जुन देव सिख के गुरु और गुरु रामदास के पश्चात बने। गुरु अर्जुन देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हो जाएगा बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था ये, और गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने थे। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, पहला छोड़ के दूसरा और तीसरा। गुरु अर्जुन देव ने सिखों को उनकी लिपि गुरुमुखी दी, दूसरा और तीसरा हो जाएगा। ठीक, कौन से बृहत मंदिर की आरंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन के राजकाल में हुई थी? ये वाला क्वेश्चन बताइए। श्री मरियम्मन मंदिर, अंकोर वाट मंदिर, बाटोकेश्वर मंदिर, कामाख्या मंदिर। तो राजकाल सूर्यवर्मन के राजकाल में हुई थी अंकोर वाट का मंदिर। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो ये बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। बताइए कौन सा होगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा जहांगीर। ठीक, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो अब्दुल हमीद लाहौरी जो हैं कौन थे? ये हैं एक शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार थे अब्दुल हमीद लाहौरी। प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, वह कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है बताइए? जो है यह अवस्थित है श्रीरंगम में। श्रीरंगम। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? विरूपाक्ष मंदिर बताइए कहाँ अवस्थित है? भद्राचलम, चिदम्बरम, हम्पी, श्रीकालहस्ती। ये हम्पी में अवस्थित है विरूपाक्ष मंदिर। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक कौन नहीं था? सबको पता होगा कि त्यागराज नहीं थे भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक, और बाकी वल्लभाचार्य, तुकाराम और नागार्जुन, इनके बारे में भक्ति आंदोलन में पढ़ा जाता है। ठीक है, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? तो जो शब्द अर्घट्टा है ये सबको पता होगा कि भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र है, वाटर व्हील है। ठीक है, उसके बाद सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा द्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो द्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुआ था। द्रुपद प्रमुखता भक्ति और अध्यात्म का संगीत है। द्रुपद आलाप मंत्रों के लिए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 और 3 दोनों। ठीक है, इसमें पहला छोड़ के दूसरा और तीसरा सही है। उसके बाद 67वां क्वेश्चन देखते हैं कि मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? ध्यान साधना और श्वास नियमन पहला, और एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम। तीसरा क्या है? श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन करते थे। तो निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आंसर हो जाएगा तीनों। ये तीनों करते थे। जो मध्ययुगीन भारत के जो धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत हैं वो किस आचरण का निर्वाह करते थे? तो वो ही तीनों आचरणों का निर्वाह करते थे। निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज। तो इसमें आंसर हो जाएगा केवल 2। ये दादू दयाल हिंदी के भक्ति काल के वो थे, संत थे, और त्यागराज जो थे ये भी भक्ति काल के नहीं थे। उस समय पे जो भक्ति काल के थे गुरु नानक थे। तो आंसर हो जाएगा केवल 2। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संदर्भ में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें कौन सा? सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है।
सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। ठीक है, उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो उपरोक्त कथन में पहला जो है वो गलत है और दूसरा तीसरा सही है। बी क्वेश्चन हो जाएगा सही, क्योंकि सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, ये गलत है, ये स्वीकार करता है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा लिया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? तो कब तक बना रहा था? ये बना रहा था कि सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में जाने तक। ठीक है, आगे देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है और पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया था। इसमें दोनों ही गलत हैं, ना ए होगा ना बी होगा, तो आंसर हो जाएगा डी। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? क्या था फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना? ये वह भवन था जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वान अकबर के साथ बैठ के चर्चा करते थे। ठीक है, मध्यकालीन भारत में माहत्तर और पटकिल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त किया जाता था? तो माहत्तर और पटकिल पदनाम जो है वो ग्राम के मुखिया के लिए प्रयुक्त किया जाता था। उसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुम्बद बनाने की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र में तिमूरिद राजवंश स्थापित हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आंसर बी, पहला जो है और दूसरा जो है छोड़ के तीसरा हो जाएगा आंसर। फिर देखते हैं आगे 75वां क्वेश्चन। इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का स्थायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। तो इसका अमोघ वर्ष प्रथम, बल्लाल द्वितीय, हरिहर प्रथम, प्रताप रुद्र द्वितीय। बताइए आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हरिहर प्रथम। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तमिल क्षेत्र से सिद्ध एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जातीय अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। तो कौन सा सही है इसमें? इसमें दोनों सही है, आंसर हो जाएगा सी। ठीक, विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कृष्णदेवराय की जो कराधान व्यवस्था थी, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? ये दोनों सच है कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत थी और कारखानों के निजी स्वामी जो थे एक औद्योगिक कर भी देते थे। ये दोनों बातें सही हैं। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? बंजारों के बारे में तो कहीं पढ़ा भी नहीं है मैंने भी कि बंजारे सामान्यतः कौन थे, लेकिन जहाँ तक है कि मुझे लगता है कि जो ये बंजारे थे ये या तो कृषक हो सकते हैं या तो योद्धा हो सकते हैं। तो ये व्यापारी और बुनकर तो बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन बंजारे जो हैं ये कृषक हो सकते हैं शायद। आप लोग देखिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परंपराएं, समुदाय, चलिहा साहिब उत्सव सिंधिया का, नंदा राजजात यात्रा कोंडो का और वारी वरंकारी संथालों का। ऊपर दिए गए में कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें पता ही है, अभी वारी वरकारी जो सिख थे उनके बारे में आया था, तो ये सिखों से संबंधित है। और चालिहा साहिब उत्सव सिंधियों का है, ये बात है, ये सही है। नंदा राज जात यात्रा एक गोंडों की है, ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा केवल ए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? तो कौन सा सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? अरसवल्ली,
अमरकंटक, ओंकारेश्वर। तो इसमें हो जाएगा केवल ए। अरसवल्ली जो है सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है। अमरकंटक गुफा है, ओंकारेश्वर जो है सूर्य मंदिर नहीं है। किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? तो किताबुल हिंद की रचना जो है किसने की थी बताइए? अलबरूनी ने। किताबुल हिंद की रचना अलबरूनी ने की थी। ठीक, ये नीचे ऑप्शन वाला नीचे आ गया है। तो एक चौथा ऑप्शन, किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच बिना दावतों त्योहार के बीच उसकी इजाज़त के बिना दावतों त्योहार मनाने पर रोक लगा दी थी? अच्छा, किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच राजा की इजाज़त के बिना दावतों त्योहार मनाने पर रोक लगा दी थी? तो किसने लगा दी थी? इसमें फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। इसमें फिरोज शाह तुगलक ने। अलाई दरवाज़ा किसके प्रवेश द्वार है? अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है बताइए? तो अलाई दरवाज़ा जो है वो कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया है? तो बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया है? कृष्णदेवराय को। उसके बाद निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाज़ा, एक मिनट, रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो रूमी दरवाज़ा स्थित है, बताइए कहाँ स्थित है रूमी दरवाज़ा? लखनऊ में। ठीक है। और फिरदौस मंजिल किस मुग़ल राजा को कहा जाता है? फिरदौस मंजिल किस मुग़ल राजा को कहा जाता है? शाह आलम द्वितीय को। ठीक। और मेहरुन्निसा किस नाम से प्रचलित थी? मेहरुन्निसा नूरजहाँ, मरियम जमिनी, सलीमा। मेहरुन्निसा नूरजहाँ के नाम से प्रचलित थी। शराब गुटका किस रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है? शराब गुटका भगत पीपा, कबीर, सूरदास। तो पता है कबीर सूरदास तो नहीं लिखेंगे, और चौथा भी इनमें से कोई भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। तो इसमें आंसर होगा भगत पीपा। कबीर किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर जो है रामानंद के शिष्य थे। उसके बाद अकबरनामा किस भाषा में है? तो अकबरनामा फारसी भाषा में है। अकबरनामा किस भाषा में है? अकबरनामा फारसी भाषा में है। और मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? तो मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान गोखरों के खिलाफ था। ठीक है। और उसके बाद आगे देखते हैं, महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था अमीर खुसरो इब्न बतूता अलबरूनी भारत आया था महमूद गजनवी के साथ। उसके बाद औरंगजेब किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? कौन से वाद्य यंत्र औरंगजेब बजा लेते थे बताइए? तो औरंगजेब जो है वीणा बजाते थे। वीणा पहला सही हो जाएगा। और इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया गया सिक्का किस धातु का था? इल्तुतमिश ने जो 175 ग्राम का सिक्का जारी किया था वो किस धातु का था? तो उस समय न तांबा और लोहे का तो बिल्कुल नहीं था, सोना नहीं था, तो चांदी का। मेलिबिद और बेल्लूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए हैं? मेलिबिद और बेल्लूर के मंदिर होयसल वंश के राजाओं ने बनवाए हैं। होयसल, बी आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। मेलिबिद और बेल्लूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने, 2 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो इसमें भी होयसल। निम्नलिखित में सही क्रम क्या है? ठीक, तो इसमें क्या होगा सही क्रम? तुगलक, खिलजी, गुलाम, लोदी।
और फिर लोदी, खिलजी, गुलाम, तुगलक। तुगलक, खिलजी, लोदी, गुलाम, गुलाम, खिलजी और तुगलक, लोदी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो लोदी, खिलजी, गुलाम, तुगलक। ठीक है। 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? तो 1576 का जो वर्ष है वो किस लिए प्रसिद्ध है? इसमें से किसी के लिए भी नहीं प्रसिद्ध है। हल्दी घाटी का युद्ध, तराइन का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, इनसे किसी में कोई भी 1576 में नहीं हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था बताइए? 28 एक मिनट। राजपूत और मराठा। ठीक है। तो राजपूत और अफगानों के बीच में हुआ था। जो पानीपत का तीसरा युद्ध है वो राजपूत और अफगानों के बीच में हुआ था। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। अब यहीं पे समाप्त करते हैं और कुछ प्रश्न बचे हैं जो कि अगले वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स। पसंद आए तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।